हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने मार्सिलिया शुरू किया था। तो मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट ही है, जैसे कि हमने सिलेजिनेला और इक्विसिटम पढ़ा था। लेकिन जैसे सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है, उसी टाइप से मार्सिलिया भी हेटेरोस्पोरस होता है। और जो इक्विसिटम होता है वो होमोस्पोरस होता है। होमो एंड हेटेरोस्पोरस से मीन है कि जिन प्लांट्स की स्पोरेंजिया में या जिन टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की स्पोरेंजिया में स्पोर्स सेम बनते हैं तो वो होमोस्पोरस हो जाते हैं, और स्पोर्स अगर डिफरेंट बनते हैं तो वो हेटेरोस्पोरस हो जाते हैं। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस मीन्स उसमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों का फॉर्मेशन होगा। और होमोस्पोरस मीन्स उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि ये मेगास्पोर है कि माइक्रोस्पोर्स है, क्योंकि वो समान शेप साइज में समान स्पोर्स का निर्माण होता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में मार्सिलिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, उसकी राइजोम की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, लीफ में पिटियोल की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे स्पोरोकार्प के बारे में। तो स्पोरोकार्प मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि लीफ के पिटियोल, ठीक है, मार्सिलिया की लीफ के पेटियोल के बेसल पार्ट की तरफ या आधारीय भाग की तरफ सेम के बीज के समान आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। ये जो सेम के बीज की आकृति होती है वो मैच्योर कंडीशन में ब्राउन कलर्ड होती है और थोड़ी सख्त संरचना होती है। और ये जिस भाग से उस पिटियोल से जुड़ी हुई रहती है या जिस वृंत के द्वारा पिटियोल से जुड़ी हुई रहती है उसे राफे कहते हैं। मीन्स स्पोरोकार्प को पिटियोल से जोड़ने वाली संरचना या वृंत को राफे कहते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमने बात की थी वो इससे पहले वाली क्लास में बात की थी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प की आंतरिक संरचना। तो एक स्पोरोकार्प ऐसा दिखाई देता है। तो अगर मैं एक स्पोरोकार्प बताऊं तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेम के बीज की शेप में स्पोरोकार्प होता है, जो लीफ के पिटियोल या पर्णवृंत के आधारीय भाग की तरफ लगा हुआ रहता है और ये सख्त और भूरे रंग की संरचना होती है। तो ये जो स्पोरोकार्प होते हैं इसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है। तो मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मार्सिलिया में बनने वाली स्पोरेंजिया आइदर वो मेगास्पोरेंजिया है और वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो मार्सिलिया में पाई जाने वाली जो स्पोरेंजिया होती है वो एक विशेष प्रकार की संरचना में स्थित रहती है या विशेष प्रकार की संरचना में परिबद्ध रहती है, जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। तो हम पढ़ेंगे अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प की आंतरिक संरचना। तो ये जो स्पोरोकार्प होता है ये ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है जो हार्ड होती है। तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है। इसकी आउटर वॉल थिक होती है और रेसिस्टेंट होती है या रेसिस्टेंस शो करती है। कैसे?
तो स्पोरोकार्प की जो आंतरिक भित्ति होती है वो ब्राउन कलर्ड होती है और सख्त होती है। और ये जो संरचना होती है वो कैसी होती है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है तो इसकी बाह्यतम जो आवरण होता है, आउटर कवरिंग, वो मोटा होता है, मीन्स थिक होता है, और रेसिस्टेंट होता है या रेसिस्टेंस शो करता है, मीन्स मोटा और प्रतिरोधक होगा। प्रतिरोधक क्यों होगा, ताकि हार्मफुल रेडिएशंस या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स उससे अफेक्ट ना कर पाए, जिससे कि उसके स्पोर्स या स्पोरेंजिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़े या उनकी फर्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े या उनको बाह्य कारकों से नुकसान नहीं हो। इसलिए इनकी जो स्पोरोकार्प की जो भित्ति होती है, वॉल, वो मोटी होती है और प्रतिरोधक होती है। जो स्पोरोकार्प होती है उसकी बाह्यतम लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है ये एक परतीय होती है, ठीक है। स्पोरोकार्प की एपिडर्मिस एक परतीय होती है जिसके नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। तो जब हम अगर इस स्पोरोकार्प की जो बाह्यतम लेयर की बात कर रहे हैं या वॉल की बात कर रहे हैं, तो स्पोरोकार्प की भित्ति की सबसे आउटर मोस्ट लेयर या बाह्यतम परत एपिडर्मिस होती है। ये एक परतीय होती है, उसके साथ ही इस पे रंध्र उपस्थित होते हैं। इस पे स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। फिर सेकंड थिंग, इस पे क्यूटिकल उपस्थित होती है और इस पे रोम भी उपस्थित होते हैं। तो अगर मैं स्पोरोकार्प की आउटर मोस्ट लेयर लाइक एपिडर्मिस की बात करूं तो यह जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिलेयर्ड होती है। इस पे स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। ये डोलकाकार कोशिकाएं नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अब तक ये बताया कि एपिडर्मिस में डोलकाकार कोशिकाएं होती है। जो ये सेल्स होती है वो स्तंभाकार होती है, छोटी व स्तंभाकार। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो डोलकाकार नहीं होती है, बैरल शेप्ड यहाँ नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पोरोकार्प की बात कर रहे हैं। तो स्पोरोकार्प पे जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो छोटी होती है, मीन्स छोटी तो है, और चौड़ाई में अधिक होती है, मीन्स स्तंभाकार होती है। इन स्तंभाकार कोशिकाओं पे क्यूटीन की लेयर पाई जाती है, मीन्स क्यूटिकल युक्त होती है। इन पे रंध्र उपस्थित होते हैं और इन पे हेयर्स या रोम उपस्थित होते हैं। इनके ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ये जो हाइपोडर्मिस होती है वो 1 से 2 लेयर्ड होती है और पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, पैलिसेड टिश्यू, जिसने कहते हैं खम्बोतक, खम्ब उत्तक। तो देखो एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1 या 2 परतीय, तो जनरली 2 परतीय देखने को मिलती है ना। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे 2 परतीय हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये जो हाइपोडर्मिस होती है, इस हाइपोडर्मिस का निर्माण, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इस हाइपोडर्मिस का निर्माण पैलिसेड टिश्यूज़ या खम्ब उत्तक द्वारा किया जाता है। खम्ब उत्तक होते हैं लंबे टिश्यूज़ होते हैं, इलोंगेट और थोड़े संकीर्ण होते हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल कंटेंट अधिक पाया जाता है। तो इनमें या इन पैलिसेड टिश्यूज़ में या खम्ब उत्तकों से मिलकर बनी इस हाइपोडर्मिस में क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है। और जब इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा, इट मीन्स ये क्या कर सकता है, इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि क्लोरोफिल है इट मीन्स से फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा। तो देखो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है जो द्विस्तरीय या डबल लेयर्ड होती है। इस हाइपोडर्मिस का निर्माण पैलिसेड टिश्यूज़ करते हैं, खम्ब उत्तक करते हैं।
ये जो पेलिसेड टिश्यूज़ होते हैं इनमें क्लोरोफिल कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब इनमें क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है इट मीन्स ये जो भाग होता है स्पोरोकार्प का, ये फोटोसिंथेसिस करने में काम में आता है, मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। इस हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे आवर ग्लास लाइक सेल्स पाई जाती है। ये जो हाइपोडर्मिस होती है इसके ठीक नीचे आवर ग्लास लाइक सेल्स पाई जाती है। कैसा होता है वो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी। तो इसके ठीक नीचे और ग्लास लाइक सेल्स पाई जाती है। किनके नीचे? खम्भ ऊतकों के नीचे, या इन पेलिसेड टिश्यूज़ के नीचे, या इस हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे। बात एक ही है। तो इन खम्भ ऊतकों के ठीक नीचे आवर ग्लास लाइक सेल्स पाई जाती है, और इन आवर ग्लास लाइक सेल्स के जस्ट या ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है। ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है ये कुछ स्तरीय होती है, मीन्स 2 से 3 स्तरीय होती है। तो इन आवर ग्लास लाइक सेल्स की स्तर के ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है जो कुछ स्तरीय होती है, और इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के ठीक नीचे जिलेटिन की रिंग पाई जाती है। तो इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के ठीक नीचे जिलेटिन की रिंग पाई जाती है, और ये जो जिलेटिन की रिंग पाई जाती है इसका क्या फंक्शन होगा कि ये स्पोरोकार्प के प्रस्फुटन में सहायक होती है। मीन्स ये स्पोरोकार्प में जब मैच्योर स्पोर्स बन जाएंगे और उनके जर्मिनेशन का वक्त आएगा या उनका प्रकीर्णन का वक्त आएगा, तो ये जो जिलेटिन रिंग होती है ये इसको तोड़ने का कार्य करती है और इन स्पोर्स के प्रकीर्णन का कार्य करेगी। ठीक है।
तो मैंने बताया कि स्पोरोकार्प की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इसमें रूट हेयर्स भी होते हैं। ये जो संरचना होती है इसमें मीन्स इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, और इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं वो आपको पता है क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए जल जब वेपर के रूप में निकलता है तो इन स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो इसमें वाटर का फॉर्मेशन भी होगा ही होगा। अब देखो ये है इसकी एपिडर्मिस, ये है इसकी हाइपोडर्मिस। अब मैंने बताया कि एपिडर्मिस छोटी आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। नहीं, छोटी आयताकार नहीं, छोटी स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है जिसमें स्टोमेटा और क्यूटिकल पाए जाते हैं। उसके ठीक नीचे का जोन मैंने बताया कि जो हाइपोडर्मिस होता है और पेलिसेड टिश्यूज़ से या खम्भोत्तकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ पेलिसेड टिश्यूज़। ये जो पेलिसेड टिश्यूज़ हैं इन्हें में क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में क्लोरोफिल कंटेंट को शो कर दिया है। तो क्लोरोफिल कंटेंट पाया जा रहा है, इट मीन्स इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर इनके ठीक नीचे या इन खम्भोत्तकों के ठीक नीचे आवर ग्लास सेल्स पाई जाती है, जो मैंने बता दिया। और फिर उनके ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मृदुतक। तो इनके ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और मैच्योर कंडीशन में इन पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के ठीक नीचे जिलेटिनस रिंग पाई जाती है, जो स्पोरोकार्प के प्रस्फुटन में और स्पोर्स के प्रकीर्णन में सहायक होती है। तो ये जो बात हुई वो तो हुई स्पोरोकार्प की, कि ये संरचना स्पोरोकार्प होती है इसमें। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का क्षैतिज काट। तो मैं अगर स्पोरोकार्प की क्षैतिज काट की बात करूं तो ये जो स्पोरोकार्प होता है इसके क्षैतिज काट में नहीं, पहले मैं इसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को बताती हूँ जिन्हें सोराई कहते हैं। बाद में ये बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये देखो सोराई होती क्या है। तो जब बहुत सारे स्पोरेंजिया मिल के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करती है उसे सोराई कहते हैं। समझना इसे कि जब बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलके एक सुसंगठित संरचना का निर्माण करती है जिसमें कई सारे स्पोर्स होते हैं, उस संरचना को सोराई कहते हैं। तो जब हम स्पोरोकार्प का काट लेते हैं तो उस काट के अंदर मीन्स सेक्शन जब लेते हैं तो उस सेक्शन के अंदर ये जो द्विकपाटीय स्पोरोकार्प हमें दिखाई देता है। द्विकपाटीय मीन्स डबल वॉल्ड युक्त स्पोरोकार्प। तो जब हम स्पोरोकार्प का सेक्शन लेते हैं, काट लेते हैं, तो इसमें डबल वॉल्ड स्पोरोकार्प हमें दिखाई देता है, द्विकपाटीय भाग दिखाई देता है। तो जो इस स्पोरोकार्प का द्विकपाटीय भाग होता है, इस द्विकपाटीय भाग पे एक तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और दूसरी तरफ मेगास्पोरेंजिया होती है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ये
मेगा स्पोरेंजिया के पार्श्व में या लेटरल साइड्स में उपस्थित होती है। समझना इस चीज़ को कि जो स्पोरोकार्प का जो काट होता है वो द्विकपाटीय होता है। यूं मीन्स जो स्पोरोकार्प होती है वो दो संरचनाओं में विभक्त होती है, डबल वॉल से युक्त संरचना में, जो बीच में से डबल वॉल्ड में डिवाइड होती है। सो आप ये देखना कि ये जो डबल वॉल्ड युक्त संरचना होती है, इस डबल वॉल्ड युक्त संरचना में, जिसे हम द्विकपाटीय संरचना बोलते हैं, इसके एक भाग पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और दूसरे भाग पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। सॉरी, यहाँ पे मैं माइक्रो और मेगा को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, दोनों पार्ट पे स्पोरेंजिया होती है, तो दोनों स्पोरेंजिया ही होगी। जो मैं बताऊँगी उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जो दोनों का पार्ट पे इसमें स्पोरेंजिया होती है वो कैसे होती है वो देखो आप, कि जैसे ये दो कपाट है, इन पे स्पोरेंजिया लगी हुई है, तो ये जो स्पोरेंजिया होती है ये एक दूसरे के एकांतरित क्रम में लगी हुई होती है, यूं। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया होती है इस स्पोरोकार्प की काट में ये एकांतरित क्रम में लगी हुई संरचनाएं होती है। इस सोराई वाली संरचना में या इस स्पोरोकार्प के काट के अंदर आप अगर देखो तो जो इसका एपिकल पोर्शन होता है या जो शीर्षस्थ भाग होता है, उस शीर्षस्थ भाग पर मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है और मेगा स्पोरेंजिया की लेटरल साइड्स में, जैसे कि मैं यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसकी जो लेटरल साइड्स होती है, इन लेटरल साइड्स में माइक्रो स्पोरेंजिया विकसित होती है। ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया होती है इनका डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजिया से पहले होता है। तो समझना इन चीज़ों को कि एपिकल पोर्शन पे या शीर्षस्थ भाग पे मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है और दूसरी तरफ भी कई सारी स्पोरेंजिया पाई जाती है। अब जो एपिकल पोर्शन होता है जिस पे मेगा स्पोरेंजिया पाई जा रही है, इन मेगा स्पोरेंजिया की लेटरल साइड्स पे या पार्श्वीय तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो स्पोरोकार्प में जो मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है, देन उसके बाद में मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होती है। और इससे आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।